राघव एक पल के लिए रुकता है, थोड़ा सोचता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है। जैसे ही राघव उस बूढ़े से दूर हटता है, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। राघव खुद से कहता है, ये बड़ा ही अजीब है। हो ना हो इस रोशनी का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है इस बूढ़े आदमी के साथ। लेकिन राघव सोच ही रहा था कि तभी वहां मौजूद डॉक्टर राघव को आवाज देता है, एक्सक्यूज मी, आप इनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैंने नहीं जानता। ये रास्ते में बेहोश पड़े थे, मैं तो सिर्फ इन्हें अस्पताल लेकर आया हूं। और हाँ, ये लीजिए बिल की रिसीप्ट। राघव ने बिल की रिसीप्ट डॉक्टर को देते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर ने राघव को कहा, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये बेहोश हो गए थे। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप चाहें तो तब तक इनके पास यहां रुक सकते हैं। कुछ ही देर में उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलते हुए पूछता है, मैं कहां हूं? अंकल, आप अस्पताल में हैं। केमिस्ट की दुकान के बाहर आप बेहोश हो गए थे तो मैं आपको अस्पताल ले आया, राघव बोला। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या आपके पास अपने परिवार में से किसी का फोन नंबर है? मैं उन्हें फोन कर देता हूं ताकि वो आपको लेने आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की, वो लोग बहुत व्यस्त हैं। उनके पास मेरे जैसे बूढ़े आदमी की देखभाल करने का समय नहीं है। उस बुजुर्ग ने गंभीरता के साथ राघव के सवाल का जवाब दिया, जिस पर राघव ने सोचा कि अगर उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया तो वो घर कैसे जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने राघव की आंखों में चिंता भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो, एक नंबर है, उस पर कॉल करो। उन्हें कहो कि मुकेश ओबरॉय अस्पताल में एडमिट हैं। राघव ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ किसी युवा महिला ने फोन उठाया। हेलो, मैं सिटी लाइफ हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। आपका नंबर मुझे मुकेश ओबरॉय जी ने दिया है। वो यहां अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? फोन पर राघव की बात सुनकर वो युवा महिला चिंतित हो गई और कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गई। सर, आप ठीक तो हैं? महंगा फॉर्मल सूट पहने और हाथ में पकड़ी फाइल के साथ ऑब्जर्वेशन रूम से अंदर आते हुए उस युवा महिला ने मुकेश ओबरॉय से पूछा। राघव थोड़ी देर में समझ गया कि मुकेश ओबरॉय कोई बहुत बड़ा आदमी है। उनके बारे में सारी बात पता चलने पर उस लड़की ने राघव को अपना नाम श्रेया बताया और उसे थैंक्स किया। श्रेया मिस्टर ओबरॉय की वकील और सेक्रेटरी थी। श्रेया, चेकबुक लाई हो? मुकेश ओबरॉय ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने बिना किसी सवाल के चेकबुक निकाली। इसमें से तीसरे नंबर का चेक राघव को दे दो। ओबरॉय के ऐसा कहने के बाद श्रेया ने उस चेक पर कुछ नंबर्स लिखकर राघव का शुक्रिया अदा करते हुए दे दिया। ये आपके लिए, सर की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघव ने देखा वो चेक 5 लाख का था। उसने तुरंत वो चेक श्रेया को वापस लौटाते हुए कहा, नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। राघव बेटा, तुमने मेरी मदद की है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूं। मिस्टर ओबरॉय ने उसे समझाया। राघव मुकेश ओबरॉय को कुछ समझा पाता कि तभी डॉक्टर मेहरा अंदर आया और बोला, रुक जाइए, इस ठग को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। ये ना तो कोई डॉक्टर है और ना इसमें बीमारियों को ठीक करने या लोगों को बचाने की कोई क्षमता है। ये सिर्फ लोगों को धोखा देता है और उनसे पैसे ऐंठता है। ओह डॉक्टर मेहरा, ये तो आप हैं। राघव ने पहली नजर में लिफ्ट में उस पर ध्यान नहीं दिया था। ये देखकर कि उसने कंपाउंडर के कपड़े पहने हैं, वो मुस्कुराया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने कंपाउंडर के कपड़े क्यों पहने हैं? आप डॉक्टर से कंपाउंडर बन गए? कंपाउंडर ही सही, कम से कम मैं खुद कमा कर खाता हूँ, किसी औरत के कंधे का बोझ तो नहीं बनता। मेहरा ने जवाब दिया। क्या मतलब है आपका? इस भले लड़के के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुकेश ओबरॉय ने हैरानी के साथ डॉक्टर मेहरा से पूछा, जिस पर डॉक्टर मेहरा ने उन्हें राघव के पिता और राघव की घर जमाई होने की कहानी सुनाई। अपने मुंह से निकले हर शब्द के साथ डॉक्टर मेहरा जैसे गुस्से में पागल होता जा रहा था और वहीं मुकेश ओबरॉय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहां साक्षी चौधरी की आवाज आई, यहां से पुलिस को किसने फोन किया था? इस पर मेहरा ने कहा, मैंने।
मैंने फोन किया था आपको। ये आदमी एक ठग और धोखेबाज है जो खुद को डॉक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता है। इसे इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। डॉक्टर मेहरा ने अपना हाथ उठाकर राघव की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम? ऑफिसर साक्षी ने राघव को देख चौंकते हुए कहा। वो राघव की सच्चाई जानती थी और आज सुबह मालती को उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख वही समझ चुकी थी कि हो ना हो राघव डॉक्टर तो जरूर है, लेकिन उसे पुलिस प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ता। इसीलिए वो चलकर उसके पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकती हूँ? जी नहीं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। राघव ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा। सुना आपने? इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। ये खुद कह रहा है कि ये डॉक्टर नहीं है। तो क्या ये इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हुई? आप अभी के अभी से गिरफ्तार कर लीजिए। डॉक्टर मेहरा राघव को जेल भेजने को आतुर था। मुझे लगा था कि इतना सब होने के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। राघव अपनी सफाई में कुछ और बोल पाता कि तभी दरवाजे से अंदर आते हुए एक आदमी ने गंभीर मगर कठोर आवाज में कहा, तुम मदद के लायक नहीं हो डॉक्टर मेहरा। बाकी हॉस्पिटल्स की तरह मुझे भी तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था। सिटी लाइफ एक छोटा सा हॉस्पिटल है और यहां मैं किसी तरह का ड्रामा नहीं चलने दूंगा। अपने बदले में तुम अंधे हो गए हो। बिना जाने पूछे तुम कह रहे हो कि इस अस्पताल में एक डॉक्टर बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहा है। क्या इससे मेरे अस्पताल की बदनामी नहीं होगी? प्लीज लीव। ठीक है, चला जाऊंगा डॉक्टर सिन्हा, लेकिन इस जाली झोला छाप डॉक्टर राघव को जेल भेजकर। ऑफिसर, आप इसे गिरफ्तार कीजिए। डॉक्टर मेहरा गुस्से में बोला। तभी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कोई इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की है। मैं तो सिर्फ मिस्टर ओबेरॉय को अस्पताल लेकर आया, मैंने इनका इलाज नहीं किया। और आप चाहे तो यहाँ के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ही इज राइट, मिस्टर ओबेरॉय का इलाज मैंने किया था। डॉक्टर सिन्हा ने जवाब दिया। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल राघव। साक्षी ने राघव से कहा। इट्स ओके ऑफिसर साक्षी, आप बस अपना काम कर रही थी। ऑफिसर साक्षी को एहसास हुआ कि वो एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हुई है, इसलिए उसने राघव से माफी मांगी और वहां से चली गई। डॉक्टर सिन्हा ने भी राघव और मिस्टर ओबेरॉय से माफी मांगी और वहां से चले गए। इंस्पेक्टर साक्षी और डॉक्टर सिन्हा के जाने के बाद राघव ने अपनी विद्या के बारे में मुकेश ओबेरॉय को बताया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो विद्या है उससे लोगों का इलाज करता हूं। काम डॉक्टर का है, लेकिन कोई डिग्री नहीं है, जो गलत है। लेकिन जब लोगों को मेरी जरूरत होती है तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तुम एक अच्छे इंसान हो राघव। तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि यहाँ तक मेरे साथ अस्पताल भी आए। मैं चाहता हूँ तुम ये चेक रख लो। वो बोले, नहीं नहीं मिस्टर ओबेरॉय, ये बहुत ही बड़ी रकम है, मैं ये नहीं ले सकता। राघव ने कहा। मुकेश ओबेरॉय ने कुछ सोचकर कहा, चलो ठीक है, मैं ये चेक वापस ले रहा हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओबेरॉय की बात सुनकर श्रेया और राघव दोनों सोचने लगे कि आखिर मुकेश ओबेरॉय किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो, तुम एक भला काम कर रहे हो, लोगों का इलाज करना, उनकी मदद करना हर कोई नहीं कर सकता ये, लेकिन बिना डिग्री के इलाज करना तुम्हारे लिए खतरनाक है और समाज के लोग भी हो सकता है कि तुम पर उंगली उठाएं। मैं चाहूंगा कि इस समाज में तुम्हारे इस काम को लोग जाने, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, इसलिए उसके लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। श्रेया, राघव के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस के ग्राउंड्स पर एक सर्टिफिकेट तैयार करवाओ। वो सर्टिफिकेट इस शहर के सबसे बड़े अस्पताल से अप्रूव करवाकर राघव को भिजवा दो। उसके लिए राघव को जो एग्जाम हो वो भी करवा देना, ताकि कोई उसकी काबिलियत पर सवाल ना करे। मुकेश ओबेरॉय शहर का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसके बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े कनेक्शंस थे। और राघव के लिए एक नया चेक बनाओ 50,000 रुपए का, जिसके लिए ये मना नहीं करेंगे। फिर राघव की तरफ देखकर कहा, है ना राघव, प्लीज मना मत करना। जी सर, हो जाएगा, श्रेया ने कहा। राघव ने मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम सुना तो वो उनकी हेल्प लेने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ तो भविष्य में कोई भी उसके डॉक्टर होने पर सवाल नहीं उठाएगा और वो खुलकर लोगों की सहायता कर पाएगा। इसलिए उन्हें राघव ने कहा,
थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय। फिर श्रेया ने 50,000 रुपए का चेक और उसके पीछे अपना फोन नंबर लिखकर राघव को दे दिया। अस्पताल से निकलने के बाद राघव ने देखा कि उसके हाथ के पीछे चमत्कारी रोशनी भी अब बुझ चुकी है। उसे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा जल्दी इसका पता लगाना होगा। शाम को इन पैसों को कैश करवाकर राघव ने अपने घर का नया दरवाजा बनवा लिया। दरवाजा लगवाने के बाद जैसे ही राघव आराम करने के लिए सोफे पर बैठा ही था कि इतने में उसके दोस्त लकी का फोन आ गया। यार राघव, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। मैंने सुना तेरे पिताजी घर आ गए। मैं तेरे घर की तरफ ही आया हुआ हूँ। चल आज कहीं बाहर पार्टी करते हैं। तेरे पिताजी की न्यूज़ कहीं सेलिब्रेट करते हैं। लकी राघव के कॉलेज का दोस्त था और कॉलेज के बाद अपने पिताजी की सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। राघव के पिता सुरेश के एक्सीडेंट के बाद लकी ने ही राघव को अतुल अग्रवाल के यहाँ गार्ड की नौकरी पर लगवा दिया था। राघव ने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत के चलते लकी को भी फोन किया था, जिस पर उसका कोई जवाब नहीं आया था। पर चाहे राघव के कंधे पर हजारों जिम्मेदारियां थी, लेकिन वो था तो आखिर 22 साल का एक लड़का ही। और पिछले 6 महीने से जो कुछ हो रहा था, उसके बाद पहली बार राघव ने चैन की सांस ली थी। राघव ने एक पल सोचा और फिर बोला, चल ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो चलते हैं। ग्रेट, मैं 10 मिनट में तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे लेने। तैयार रहना। लकी ने एक्साइटेड होकर कहा। कुछ ही देर में लकी राघव को लेने उसके घर आता है और वो दोनों लकी की कार में बैठकर कबाना क्लब आते हैं। तभी राघव क्लब के अंदर जाने से पहले ही रुक जाता है। क्या हुआ राघव, तू रुक क्यों गया? चल ना। हालांकि राघव के पास रुपए थे, लेकिन क्लब इतना महंगा था कि उसके बावजूद भी वो पैसे यहां कम पड़ते। क्लब कबाना शहर का जाना माना क्लब था। वहां सिर्फ दिल्ली के अमीर और पावरफुल लोग ही आया करते थे। लकी ने राघव के सर पर शिकन की लकीरें देखते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस क्लब में जो सिक्योरिटी है वो हमारी कंपनी की ही है, तो यहां पर अपना एक पैसा भी नहीं लगेगा। डोंट वरी, आधा चलते हैं। लकी की बात सुनकर राघव निश्चिंत हो गया और दोनों क्लब के अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग अंदर गए, राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। चमचमाती लाइट्स, पैरों को थिरकाता म्यूजिक और एक से एक सुंदर चेहरे। क्यों राघव, कैसी लगी जगह? है ना कमाल की? लकी ने पूछा। हाँ यार, जगह तो बहुत कमाल की है, राघव ने कहा। दोनों ने कुछ ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर किया और एंजॉय करने लगे। तभी राघव के फोन पर किसी लड़की का कॉल आया। हेलो राघव, मैं स्नेहा। स्नेहा की आवाज सुन राघव थोड़ा सरप्राइज्ड था। भला स्नेहा क्यों उसे फोन करेगी? लकी, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं। राघव बहाना बनाकर कॉरिडोर से होता हुआ बाहर स्नेहा से बात करने के लिए निकल गया। हाँ स्नेहा, बोलो, तुमने मुझे फोन किया, सब ठीक है? राघव ने पूछा। हाँ सब ठीक है। क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ, नेहा ने राघव को छेड़ते हुए कहा। राघव कुछ और बोल पाता कि तभी कॉरिडोर में बने कमरों में से एक दरवाजा खुला और एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आकर गिरी। मुझे जाने दो, मुझे बचाओ, कोई है? आखिर कौन थी ये लड़की? अब क्या करेगा राघव? क्या आने वाली है राघव पर कोई नई मुसीबत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी